पूर्वी बंगाल और पश्चिम का जो हिस्सा है इसे कहा गया पश्चिम बंगाल। बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो वाला वो बनाई थी कलकत्ता। ये हुआ बंगाल की राजधानी 1905 से पहले बंगाल की राजधानी थी। और यह है आपका ढाका, ये ढाका शहर आज का। आपको पता है सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। हालांकि उसका पहला सेशन बम्बई में हुआ, लेकिन कांग्रेस में ज़्यादातर जो नेता थे वो बंगाल से थे, चाहे वो हिंदू नेता हों या मुस्लिम नेता हों, ज़्यादातर नेता बंगाल से थे। और बंगाल में भी खासकर कलकत्ता जो था वो कांग्रेस की गतिविधियों का गढ़ था। अब कांग्रेस मतलब धीरे धीरे अंग्रेजों की खिलाफत। आप ये कह सकते हैं कांग्रेस की गतिविधियों का गढ़ था, या ये भी कह सकते हैं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ जो भी आप कह सकते हैं साजिशें जो हो रही हैं उनका गढ़ था। अच्छा, कांग्रेस की जो मूवमेंट थी वो पूरी तरह से अभी तक अहिंसात्मक थी, उसमें कोई भी हिंसा का सहारा नहीं ले रहा था। अगर वो हिंसा का सहारा लेते तो सरकार को अवसर मिलता दमन का या दबाने का। तो कांग्रेस का जो आंदोलन था वो पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन था। लेकिन कांग्रेस में मैंने शायद आप लोगों की क्लास में पढ़ाया भी था कि उदारवादी उग्रवादी दो तरह के गुट उभरने लगे थे। कांग्रेस में जो उग्रवादी गुट उभरने लगा था वो सरकार की तीखी आलोचना किया करता था। कांग्रेस में दो गुट हो गए, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। जो उदारवादी थे वो कहीं नवाब राजा और जमींदार टाइप के जो लोग थे वो अंग्रेजों के समर्थक थे कांग्रेस का वो भी हिस्सा। लेकिन जो उग्रवादी गुट था वो अंग्रेजों का समर्थक ना था। उग्रवादी जो थे सरकार की तीखी अपनी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन कांग्रेस में जो उदारवादी गुट था, कांग्रेस के ऐसे नेता जो सरकार के समर्थक थे, उनकी वजह से या उनके असर की वजह से सरकार कांग्रेस के उन नेताओं को, जिन्हें हम उग्रवादी कहते हैं, जो सरकार की तीखी आलोचना किया करते थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले पा रही थी। लेकिन अब सरकार अंदर ही अंदर ये कोशिश करने लगी थी कि कांग्रेस का बंटवारा हो जाए। बंटवारा होने के बाद ये आपस में लड़ जाए और कांग्रेस एक पार्टी के रूप में ख़त्म हो जाए। तो अब ऐसे में जो लॉर्ड कर्जन हमारा वायसराय था 1905 के आसपास, वैसे ये लॉर्ड कर्जन आपका 1900 या 1901 में आ गया था। 1905 में जब बंगाल दो हिस्सों में बटा तो उस समय हमारे यहाँ वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन ने बहुत सोच समझ के एक चाल चली। अच्छा, आपने सुना होगा डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति सन 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। आपने सभी ने अपने जीवन में एक बार जरूर सुना होगा प्लासी का युद्ध। सुना है? ऐसा कोई बच्चा जिसने कभी ना सुना हो प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आज तक ना सुना हो प्लासी का युद्ध? कोई आपने से ऐसा जिसने नहीं सुना प्लासी का युद्ध? सुना कभी? इस जगह पर एक गांव था प्लासी, इंग्लिश में लिखते हैं प्लासी। सन 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में यहाँ पर लड़ाई हुई थी। ये पहली बड़ी लड़ाई ऐसी थी जो अंग्रेजों ने किसी भारतीय नवाब या भारतीय राजा के खिलाफ लड़ी और जीती। इसी लड़ाई के बाद अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ पर अपने पैर पसारने लगे थे। सन 1757 में प्लासी का युद्ध। ये युद्ध कैसे जीता अंग्रेजों ने? नवाब के पास करीब 50,000 की सेना थी और अंग्रेजों के पास 4-5 हज़ार की सेना थी। नवाब के पास 50,000 आदमी थे, अंग्रेजों के पास मात्र 4-5 हज़ार आदमी थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, चाल चली और नवाब के जो दरबारी थे या नवाब के जो सोल्जर थे या नवाब के जो वफादार थे उन्हें खरीद लिया, उन्हें लालच दिया या नवाब के वफादारों को बांट दिया। उनमें से बहुत सारे वफादारों को अपने फेवर में ले लिया, नवाब के खिलाफ कर दिया। बहुत से लालच, किसी को ज़मीन का लालच, किसी को पैसे का, और किसी को ये लालच दिया गया कि तुमको नवाब बना दिया जाएगा। आपने जरूर नाम सुना होगा, कहावत भी होती है, वो मीर जाफर हो गया। मीर जाफर को लालच दिया गया, यानी कि अंग्रेज़ों ने नवाब के वफादारों को, बहुत सारे वफादारों को अपने पाले में कर लिया, बांट दिया। बांटने के बाद लड़ाई लड़ी और लड़ाई में वो जीत गया, अंग्रेज जो थे वो जीत गए। इसी को कहते हैं कि भारत में यहीं से बांटो और राज करो की नीति शुरू हुई थी। उसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों ही मिलकर लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। इस विद्रोह के बाद भी अंग्रेजों के कान खड़े हुए। उन्होंने ये देखा कि विद्रोह में जो ज़्यादा रोल रहा है वो मुसलमानों का रहा है, और उससे ही बड़ा जो रोल रहा है वो यूनिटी का रहा है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का रहा, एकता का रहा है। उन्होंने इस एकता को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान जो है वो गद्दार जाति है। अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों को कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम गद्दार जाति है, इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, हिंदू वफादार जाती है।
तो इन्होंने हिंदुओं को आगे बढ़ाना शुरू किया, हिंदुओं को या ब्राह्मणों को आगे बढ़ाना शुरू किया। एक्चुअली यहीं से मुसलमानों का जो पिछड़ापन है वो शुरू हो गया, जिसके लिए आज भी मुसलमान अभिशप्त हैं। खैर, अब 1885 में जब कांग्रेस बनी और धीरे धीरे कांग्रेस जो है सरकार की आलोचना करने लगी, तो अब अंग्रेज़ों को लगा कि चलो मुसलमान तो गद्दार था ही था, लेकिन अब हिंदू भी उसके पीछे पड़ गए और हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी उनके साथ जुड़ गए। वो भी अब सरकार की तीखी आलोचना करने लगे, क्योंकि कांग्रेस में देखो हमारे यहाँ 20-25% मुसलमान हैं, ठीक है ना, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हिंदू है। तो आप राजनीति या प्रशासन में जहाँ भी जाएंगे तो आपको मुस्लिम कम दिखेंगे, हिंदू ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि मुस्लिमों की जो आबादी है अब तो खैर 16-17% है, लेकिन जब अविभाजित भाग रहा होगा तो 25-26% आबादी रही होगी। तो अब जो आम मुसलमान है वो इस चीज़ को नहीं सोच सकता कि भाई हमारी आबादी कम है, दूसरा हम शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, इसलिए हमारी भागीदारी कम है। तो अगर आप शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और आबादी आपकी थोड़ी सी ठीक ठाक होगी तो जाहिर सी बात है आप राजनीति प्रशासन में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन आम मुसलमान इस चीज़ को समझ नहीं पाता था, समझ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस जो थी वो हिंदू मुसलमान दोनों की पार्टी बन गई। कांग्रेस इस तरह से उभरने लगी कि वो किसी जाति, क्षेत्र, धर्म या भाषा की पार्टी ना थी, वो सभी की पार्टी थी। अब इससे अंग्रेज़ों को परेशानी होने लगी, तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को बरगलाना शुरू कर दिया। उसी में से कुछ खास एलीट क्लास के मुसलमान थे, जैसे आगा खां, सलीमुल्लाह खां। आगा खां जो थे महाराष्ट्र में पूना से थे, सलीमुल्लाह खां जो थे या था जो भी है वो ढाका का नवाब था। सलीमुल्लाह खां ढाका का नवाब था, ये समझ रहे ना। और अंग्रेज़ों ने इसे अपने फेवर में, अपने पाले में ले लिया, कांग्रेस का विरोधी हो गया। ये आपने सर सैयद अहमद खां का तो 1885 में जब कांग्रेस सरकार की आलोचना करने लगी तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और आगे बढ़ाया गया। लेकिन अब जो है इसका जो पैटर्न है वो बदल गया। अब मुसलमानों को गोद में उठाया गया, मुसलमानों को आगे बढ़ाया गया, किसके खिलाफ? हिंदुओं के खिलाफ। ये सिलसिला आगे चलता गया। इसी का नतीजा था सन 1906 में मुस्लिम लीग बनी। कांग्रेस को टक्कर देने के लिए, कांग्रेस को कंपनसेट या बैलेंस करने के लिए मुस्लिम लीग बन गई। और उसी का नतीजा था सन 1909 का पार्लियामेंट एक्ट, जिसमें क्या गया था, मुसलमानों के लिए असेंबली में सीट इज़्ज़त की गई थी। तो वो बात की बात है, ठीक है। अब इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा था बंगाल का विभाजन या पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को 2 हिस्सों में बांटो, कांग्रेस को भी तोड़ो, हिंदू मुस्लिम एकता को भी तोड़ो और राष्ट्रीय आंदोलन को भी कमज़ोर कर दो। ये सोच थी लॉर्ड कर्जन की, समझ रहे ना। लॉर्ड कर्जन की जो सोच थी वो ये थी। चलिए साहब, तो उसने मुसलमानों को समझाना ये शुरू कर दिया। देखिए ये है पूरा का पूरा बंगाल, ये पूरा का पूरा बंगाल है। उस समय भारत का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा स्टेट था। पूरी बंगाल में अक्सर सवाल भी आता है कि संसार का सबसे ज़्यादा आपदाग्रस्त देश कौन सा है? संसार का सबसे ज़्यादा आपदाग्रस्त देश कौन सा है? बांग्लादेश। संसार का सबसे ज़्यादा आपदाग्रस्त जो देश है बांग्लादेश। लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश अब उभर रहा है। आज जो बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान से ज़्यादा है। राजनीतिक स्थिरता, भले तानाशाही है हमारी तरह की लोकतांत्रिक तानाशाही है, लेकिन राजनीतिक स्थिरता आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो वहाँ पर नदियाँ बहुत हैं। आप ये देखें हिमालय का जितना ही पानी है ना, ये अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश में। छोटी बड़ी बहुत सारी नदियाँ हैं, वही बाढ़ के लिए अक्सर चक्रवात, बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से ये परेशान रहता है और बाढ़ से परेशान रहता है। चक्रवात जानते हैं ना, अभी मई और जून में एक चक्रवात आया था, है ना, काफ़ी चर्चा में रहा था। क्या नाम था उस चक्रवात का? विपर्जय। बांग्ला भाषा में नाम था उसका विपर्जय। बांग्ला भाषा में, हिंदी में उसका आप ट्रांसलेट करो तो उसका नाम है विपदा। क्या नाम है? विपदा। आम भाषा में क्या कहते हैं? आफत, है ना, विपर्जय। ओके, तो बंगाल में चक्रवात बहुत आते थे, बाढ़ बहुत आती थी। इसके अलावा बंगाल का, खास करके पूरी बंगाल का जो भूगोल था बहुत ही दुर्गम था। इस वजह से जो पूरी बंगाल था वो पिछड़ा हुआ था। लेकिन पश्चिम बंगाल जो है अंग्रेज यहाँ पर आए। देखो नवाब मुर्शीद कुली खां हो, ये अलीवर्दी खां हो, या नवाब सिराजुद्दौला हो, या उससे पहले जो मुगल किंग या मुगल वायसराय थे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना गढ़ बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही रहे। उनकी गतिविधियाँ जो थी पश्चिम बंगाल में ही सेंट्रल रही। उसके बाद अंग्रेज आए, कलकत्ता में बना फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ बना, या फोर्ट विलियम का किला कहाँ बना? कलकत्ता में बना। तो कलकत्ता जो था आगे हो गया, समय से आगे चल जाता है या आगे हो गया। तो कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल जो है वो पूरी बंगाल की तुलना में काफ़ी आगे बढ़ गया। अब लॉर्ड कर्जन ने इसी चीज़ को उभारना शुरू किया। लॉर्ड कर्जन ने अन्य वजह ना बताई। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि सरकार से बंगाल के विकास के लिए जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी फंड आता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पश्चिम बंगाल को मिलता है। पूरी बंगाल जो है पिछड़ जाता है। एक चीज़। दूसरा उसने कहा कि बंगाल का जो एरिया है बहुत ज़्यादा है, बंगाल की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इतने बड़े एरिया और इतनी बड़ी आबादी में प्रशासन चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बंगाल, खास करके पूरी बंगाल जो है वो पिछड़ रहा है।
इसलिए अगर हम बंगाल को 2 हिस्सों में बांट लें तो बंगाल का विकास आसान होगा। सीधी सीधी एक लाइन पर उसने कारण बताया कि अगर बंगाल को 2 हिस्सों में बांटें तो बंगाल में प्रशासन में आसानी हो जाएगी, जिससे कि बंगाल का विकास आसान होगा और खास करके पूरी बंगाल को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जगह जगह अपने जो स्टेटमेंट देता था उसमें वो इस तरह की बातें करता था कि अगर बंगाल को 2 हिस्सों में बांट लें तो जो पूर्वी बंगाल है उसमें मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, मुस्लिम मेजोरिटी में आ जाएंगे, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम माइनॉरिटी में रहेंगे या हिंदू मेजोरिटी में हो जाएंगे, इसकी बात नहीं कर रहा है। लेकिन बार बार तो इस चीज़ पर जोर दे रहा है कि अगर हम बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दें तो पूरी बंगाल में मुस्लिम जो हैं मेजोरिटी में आ जाएंगे। कुछ मुसलमानों की बात ये बात थी उनके समझ आ रही है ना। नारे होते हैं ना, नारों के पीछे हम बहुत ही आकर्षित होते हैं। तो कुछ मुसलमान जो थे लॉर्ड कर्जन के इस नारे से आकर्षित हुए, कहाँ बंगाल अगर 2 हिस्सों में बढ़ेगा तो मुसलमानों का विकास तेजी से होगा। लेकिन जो उसकी लॉर्ड कर्जन की जो एक्चुअल सोच थी वो अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को आगे बढ़ाता था। उसे पता था मैं बंटवारा करूंगा, मुसलमान इसका विरोध करेंगे, मैं उल्टा बोल गया। उसे पता था कि मैं बंटवारा करूंगा तो पश्चिम बंगाल, बिहार या हिंदू लोगों के द्वारा इस बंटवारे का विरोध किया जाएगा। जब हिंदू लोग इस बंटवारे का विरोध करेंगे तो मुसलमानों को ये लगेगा कि हिंदू या कांग्रेस हमारा विकास नहीं चाहते। अल्टीमेटली वो इस चीज़ में सफल हुआ, इस सोच में वो सफल हुआ। क्यों इस तरह सफल हुआ कि जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने की घोषणा कर दी। अक्टूबर 1905 में विभाजन जो है वो लागू हो गया। जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की तो इस घोषणा के बाद ही बंगाल में उबाल आ गया। कांग्रेस खास करके सक्रिय हो गई और वो बार बार प्रार्थनाएं करने लगी, पिटीशन देने लगी कि भाई अगर सरकार की सोच है बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने की तो बंगाल को 2 हिस्सों में ना बांटा जाए, और अगर सरकार इस पर आगे काम करती है तो इसके खिलाफ हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन लॉर्ड कर्जन झुका नहीं, पार्टीशन होना ही था, क्योंकि पार्टीशन होने का मतलब है राजधानी बनानी, दूसरे प्रशासनिक अमले को भी ले जाना है, तो उसमें समय लगता है। लेकिन हमने जब देख लिया कि कर्जन मानेगा नहीं, सरकार मानेगी नहीं, बंगाल के 2 हिस्से हो गई, तो हमने 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में शहर टाउन हॉल वहाँ से बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया, या अंग्रेजों पर दबाव डालने का जो मिशन था वो शुरू कर दिया। इस आंदोलन को ही जो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था उसको कहा गया था बंगभंग मूवमेंट या बंगभंग